Hello friends and welcome to this new video of orders decoded. This is the 100th video of this platform और इस बार 2023 की दिवाली से पहले आपको प्रॉमिस किया था कि इस आपको पेपर वन का जो सॉल्यूशन है 21-22 वाला एग्ज़ाम का वो दे दूंगा। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और फर्स्ट पार्ट इसका आज अपलोड कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट दिवाली से अगले दिन अपलोड कर दूंगा। बिकॉज अभी जो है रिकॉर्ड हो चुका है दोनों वीडियो, बट जो है प्रोसेसिंग चल रही है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसको अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60 होंगे और पार्ट 2 के अंदर आपका 61 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो टोटल इसका एनालिसिस है, जो पिछली बार वाला पेपर हुआ था उसके अंदर आरटीआई कोई क्वेश्चन नहीं थे। इस बार अराउंड आरटीआई के आपके 20 प्लस क्वेश्चंस हैं। जीएस नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और बाकी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो बहुत ही नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस के आप इवन अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उसको प्रोडिक्ट कर सकते हो। दो तीन क्वेश्चंस के अंदर कुछ डाउट है, मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन रॉन्ग है। आप भी देखिएगा कि वो क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए है, ये जो मैंने लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द competent authority under the RTI Act 2005, Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, and the administrator appointed under the Article 239 of the Constitution of India। ये तीनों ही आपके जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर आप आरटीआई को देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। दैट्स वाई इसका जो आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें उसने पूछा है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। तो अगर आप देखिए, आप तीनों देखेंगे ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, रिड्यूसिंग करप्शन, आप इसके प्रियम्बल में देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एम्पावरिंग सिटीजन एंड एनहेंसिंग द पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ये भी लिखा हुआ है। ये नहीं है आपका प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो उसने पूछा था नॉट, तो इसलिए जो आपका आंसर है वो आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 3, which what does section 81J of the RT Act 2005 pertains to। आपको मालूम है 81J जो बात करता है वो बात करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के दी हुई है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जब भी आपके कॉन्फ्लिक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा ओवरवेट कर रहा है। तो उसके अंदर यहाँ पे अगर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से किसी पब्लिक इंटरेस्ट का हार्म हो रहा है तो हम उसको विदहेल्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो क्या है, आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग क्लोजेस pertaining to the obligation of the public authority under the RTI Act 2005। तो यहाँ पे एवरी पब्लिक अथॉरिटी shall maintain all the records duly categorized and indexed, बिल्कुल है, करना होगा उनको। ठीक है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी shall publish द पर्टिकुलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करना होगा। एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी disseminated widely and in such a manner which is easily accessible to the public, बिल्कुल करना होगा। all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language etc। ये सब का सब आपका सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक डोमेन। तो
इसके अंदर देखिए ये सारा का सारा जो है, इसके अंदर जो सी पार्ट है, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये आपको पब्लिश नहीं करना होता, ये आपको प्रोवाइड नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग क्लोजेस pertaining to the exemption from the disclosure of the information under the RTA 2005। तो इसके अंदर देखिए, डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, उसने क्या पूछा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग क्लोजेस पर्टेनिंग टू द एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। एग्जम्पशन नहीं है, ये आपको करनी होगी अगर आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन फ्रॉम द पब्लिकेशन बाय एनी कोर्ट, ये आपका सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, ये आपको एग्जम्प्टेड है इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड रीजन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाशी जुडिशियल डिसीजन टू द अफेक्टेड पर्सन, देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी एग्जम्प्टेड है। तो बेसिकली आपका 2 और 4 ये आपकी एग्जम्प्टेड है, और 2 और 4 आपका किस में लिखा हुआ है, सी के अंदर। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द आरटीए एक्ट 2005 डील्स विद द पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लाइंस बाय द पब्लिक अथॉरिटी। तो इसके अंदर आपको मालूम है पेनल्टीज की जो बात होती है वो आपका सेक्शन 20 के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है आपका जो वेग एंड अनक्लियर एप्लीकेशन, लगता है ये भी आंसर है। एप्लीकेशन फाइल टू एन अनऑथराइज्ड पर्सन, ये भी आंसर लग रहा है। एप्लीकेशन रिगार्डिंग सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये भी ग्राउंड है रिजेक्शन का। एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्राइवेट एंटिटी। अब देखिए ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिजेक्शन, ठीक है, एक होता है एग्जम्पशन। ये बाकी सारे के सारे जो है ना एग्जम्पशन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्टी से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, तो वो तो आपका सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब इसके अंदर आई डोंट नो उन्होंने किस ग्राउंड के ऊपर इसको किया है। सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये रिजेक्शन कर सकते हैं, बट बाकी तीन मेरे हिसाब से एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब रिप्लाई देना पड़ेगा। और यहाँ पे चौथे वाला जो है वो आपका एंटरटेन ही नहीं होता है, कोई प्राइवेट पार्टी जो है वो उन्होंने कोई सीपीआई अपॉइंट ही नहीं कर रखा होगा, तो वो जवाब ही नहीं देंगे, आपको रिजेक्ट हो जाएगा आपका। The RTA Act 2005 is based on which fundamental right of the Constitution of India? देखिए इसके अंदर कहीं आरटीए एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूल में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन काफी हमारे जो कोर्ट के डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन है, उन्होंने बोला है कि एक्चुअल में आरटीआई एक्ट जो है वो आपका आर्टिकल 19, जहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको जो है दिखाता है। Which one of the following statement is not correct about the RT Act 2005? तो 2005 के अंदर जो है कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, उसने पूछा। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बिल has been passed by both the house of the parliament and received assent by the president on 15 June, बिल्कुल करेक्ट है। Any citizen may request information about the activities of the public, बिल्कुल ले सकते हैं। देर इज नो नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट इज नीडेड टू पे, ये जो चीज रॉन्ग है। नॉमिनल फी है इसकी, नॉमिनल फी ₹10 है जो आपको अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन देनी होती है। बट यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि ये फी हम बीपीएल वालों से नहीं लेते हैं, बट अगेन नॉमिनल फी तो है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be appointed by the president on the recommendation of the कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, आपको मालूम है उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अंदर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन हम अपॉइंट किया हुआ है हमने, लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करने के लिए उस पार्टी के मिनिमम 10% मेंबर होने चाहिए, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो उनका लीडर होगा, वो उस कमेटी का मेंबर होगा। ये आपका आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। और वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तीनों ही होते हैं। ओके, इसलिए जो इसका जो आंसर है, वो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अभी तक सिर्फ आरटीआई आईटी चला जा रहा है, 20 के करीब क्वेश्चन है। Consider the following statement pertaining to the powers and the function of the Information Commissioner to receive and inquire into the complaint from any person। तो इसके अंदर जो है आप देखिए, who has not been refused access to any information requested under the RTI Act 2005। ठीक है, उसको रिफ्यूज नहीं किया, जब रिफ्यूज नहीं किया तो थोड़ा ना आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु हैज नॉट बीन गिवन ए रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कंप्लेंट लेके जा सकता है। ठीक है। थर्ड, हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज बीन गिवन इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, तब भी कंप्लेंट लेके जा सकते हो। दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, बी है। क्वेश्चन नंबर 13। The commission shall impose how much amount as a penalty। You know per day की penalty का जो है वो कितना है, 250 है। maximum penalty कितनी हो सकती है, 25,000। The RTA Act 2005 mandates that all the public authority must proactively disclose certain category of information। What is this proactive disclosure mechanism called? तो ये जो है आपका कहलाता है आरटीआई मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग लोग इस अलग अलग उसका आंसर बता रहे हैं मुझे, बट ये आरटीआई मॉनिटरिंग सिस्टम ही कहलाता है। और इनफैक्ट जो है यहाँ पे जो सीआईसी है, सीआईसी ने इसके अंदर एक और मैकेनिज्म वो किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट का भी। ठीक है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनर जिसके जो इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ आपका ट्रांसपेरेंसी ऑडिट के, तो उसको आरटीआई मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फाइलिंग द आरटीआई एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन थ्रू आरटीआई पोर्टल जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाय पोस्ट बिल्कुल कर सकते हो। इन पर्सन टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास थोड़ा ना जाना है आपको, सीपीआईओ के पास जाना है। ओके, तो ये उसने पूछा था कौन सा नहीं है, नॉट, ये आंसर सी है इसका आंसर, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। हु कैन फाइल एन अपील बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसके लिए क्या है आपका, ओनली द एप्लीकेंट हु आरटीआई एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, एनी थर्ड पार्टी अफेक्टेड बाय द आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनफैक्ट आप ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी भी आपका आरटीआई के लिए अपील जा सकती है। अब आप बोलोगे सर पहले वाला आंसर करेक्ट क्यों नहीं है। पहले वाला आंसर करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मे अपील किसको करनी है, सीआईसी को। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो आप कहाँ करोगे, फर्स्ट अपील करोगे, फर्स्ट अपील अथॉरिटी करोगे। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो सीधा के सीधा वहां पे जाके करती है। व्हाट इज द फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आरटीआई रूल्स 2012 फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन। वो मैंने पहले ही बताया आपको, बीपीएल वालों को कोई फी देना नहीं होता है, तो एग्जम्प्टेड है वो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ द आरटीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 30 डेज का है। ठीक है, लेकिन अगर एपीआई के थ्रू एप्लीकेशन आती है तो 35 डेज, क्योंकि उसमें रूल में लिखा होगा कि 5 डेज एक्स्ट्रा होगा। अगर लाइफ एंड लिबर्टी का है तो क्या होता है, उसके लिए 48 आवर्स में करना होता है। तो डिफरेंट टाइम लिमिट्स आपके आरटीआई के अंदर लिखा हुआ है, और अलग अलग सर्कमस्टांसिस में टाइम लिमिट अलग अलग होती है, तो हर एक को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। Which one of the following section of the RTA Act 2005 provides the protection to the person गिविंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। अब देखिए ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं इसके अंदर कि सर एक्चुअल में जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं लिखा हुआ है कि अगर वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। पर आई स्टिल डाउट
इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है। ओके, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हो तो प्रोटेक्शन जो है आपका, गुड फेथ में अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो तो वो प्रोटेक्टेड है, पर्सन प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन वो सेक्शन 21 है जो यहाँ मेंशन ही नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सेक्शन 11 है, थर्ड पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो प्रोटेक्टेड होते हो, तो मान लेता हूँ, बट आई स्टिल डाउट इन दिस क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द आरटी एक्ट 2005 empowers the central government to make rules to carry out the provision of the act? तो ये आपका आंसर इसका बी है, 20 का। नेक्स्ट है आपका 21, द रूल ऑफ लॉ इज a public feature, is a basic feature of the constitution under which specific article and the clauses of the constitution of India provides that no law, future law be enacted which runs contrary to the fundamental right guaranteed under the पार्ट 3। तो ये जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 13(2) में। अंडर द आरटीए एक्ट 2005 कैन द एप्लीकेंट सीक इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मींस? तो इसके अंदर जो है आपका आंसर है यस, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट आर अलाउड। अंडर विच क्लोज ऑफ द आर्टिकल 16 inserted by the Constitution 77 Amendment Act 1995 stating the nothing in this article shall provide, यानी कि बेसिकली क्या है, प्रमोशन के लिए बोल रहा है कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन जो पहले नहीं था वो कौन से आर्टिकल में इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट में, तो वो है आपका अमेंडमेंट 77। और उसके अंदर जो है आपका आर्टिकल 4A इंसर्ट किया गया। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आर्ट जो आपका 77th अमेंडमेंट को जो है बाद में फर्दर दोबारा अमेंड किया था अमेंडमेंट नंबर 85 में। मैं फ्यूचर एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी एग्जाम में ये सब बातें पूछ ले, जहां पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कंसेप्ट इंसर्ट किया गया था। तो ये दो आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, 77th और 85th। आज के दिन में जो आपका आर्टिकल 16(4) अल्फा है, जो उसका स्वरूप आपके सामने आता है, वो इन दोनों का मिक्सचर है। 85th के अंदर कौन सा वर्ड इंसर्ट किया गया था? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का वर्ड इंसर्ट किया गया था। और जब भी हम आपकी जो रिजर्वेशन की वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं तो उसके अंदर इसको बताते हैं। तो यहाँ पे ये सामने आया था तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट डज द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? ये एक्चुअल में जो 9th शेड्यूल बनाया गया था, ये बनाया गया था कि इसके अंदर अगर कोई लॉ डाल दोगे ना तो उसका जो है आप कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। बनाए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे जो है लॉज वगैरह डाल दिए। लेकिन उसके ऊपर जो है आपका एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप जो है जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं कर सकते। बट जिस दिन ये डिसीजन आया था उससे पहले जितने भी लॉज आपके शेड्यूल 9 के अंदर डाले गए थे वो आज भी जुडिशियल रिव्यू से परे हैं। कितने हैं उनका नंबर ध्यान रख लेना, फ्यूचर एग्जाम में हो सकता है कभी काम आ जाए। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट is inserted cooperative societies in the clause 1 of the article 19? तो ये आपका जो है द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट 2011। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, which among the following is not correct under the article 19 of the constitution of India? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही उसके अंदर। असेंबल पीसफुली विद आर्म लिखा हुआ है, वहां पे वर्ड है विदाउट आर्म। तो ये इसका ये है, क्योंकि उसने बोला था कि नॉट करेक्ट, यही नॉट करेक्ट है आपका। Which one of the following article of the Constitution of India deals with the equal justice and free legal aids? देखिए, आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो
है, और इसके अंदर है किसके अंदर, ये आर्टिकल 39A के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत with speedy powers and authority as may be necessary to endow them to the function as the units of self governance is mentioned in। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आपका मेंशन है? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ये आपका आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, कंसीडर द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है, इसके अंदर उसने क्या पूछा है आपसे, कौन कौन सी करेक्ट हैं? तो कौन कौन सी करेक्ट हैं? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल करेक्ट है। द टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रैक्टिस एन एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है। तो इसलिए जो है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये ड्यूटी तो पक्का ही नहीं है। तो आपका जो इसके अंदर आंसर बना 1, 2 एंड 3, सी आंसर बना। 30th, कंसिडर द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये उन्होंने क्या पूछा है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, बिल्कुल ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट। द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिमिट पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन, ये भी ठीक है। तीनों ही ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग schedule of the Constitution of India contains provision regarding land reforms? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 9th शेड्यूल है। Next, which one of the following article of the Constitution of India provides for the establishment of a national judicial appointment commission? तो ये जो है, इसका आर्टिकल जो है वो आपका 124A है। Which one of the following schedule of the Constitution of India contains the oath and affirmation of the member of the Union Council of Ministers? जितने भी हैं यहाँ पे, इसके सारे जितने भी हैं, वो सारे के सारे oath जो है, अलायंस जो है, वो आपका 3rd शेड्यूल के अंदर है। नेक्स्ट, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये आपका आर्टिकल 21 है। Question number 35, which among the following article of the Constitution of India deals with the election of the vice president? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका इलेक्शन है, वो है आपका आर्टिकल 66 टी। Which one of the following amendment of the Constitution of India introduce the right to the education as the fundamental right? तो 36 आपको मालूम है, 86th अमेंडमेंट था। Question number 37, which from the date of expiry of the prescribed period from the receipt of the communication from the CPIO, what is the time limit for filing the first appeal? First appeal के लिए 30 days का ही टाइम है। Question number 38, the concept of socialist in the preamble of the Constitution of India was inserted by which one of the following amendment? आपको मालूम है कि इसके अंदर 42nd अमेंडमेंट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, कि जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिवाइज हुआ था, तो वो 42nd है, वहीं पे इंसर्ट किया गया था। Which one of the following schedule of the Constitution of India contains the allocation of the seats to the Rajya Sabha to each state and the union territory? तो इसका आंसर जो है, आपको मालूम है, 4th शेड्यूल में है। आप इसको याद ही रखा करो। शेड्यूल जो है, टोटल जो 12 शेड्यूल्स हैं, तो उसको याद रखने का एक शॉर्टकट भी है। आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ शायद उसका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T stand for territory, A stand for oath, R stand for राज्य सभा की सीट्स एंड ऑल दैट। तो उसको याद रख लेना, कि ये आपको याद रखने का तरीका होता है, और हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
विच सेक्शन ऑफ द आरटीए एक्ट 2005 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर वर्क डन इन गुड फेथ? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेक्शन 21 है इसके अंदर। Which one of the following article of the Constitution of India deals with the appointment of tenure of the Attorney General of India? तो 41 का जो आंसर है वो आपका है 76। क्वेश्चन नंबर 42, द कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे इक्वल वर्क, ये आपका वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जिसका आंसर है वो 39 डी है। Next, question number 43. Which one of the following article of the Constitution of India allows the President to seek advice from the Supreme Court on any matter of the public importance? इसका जो आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 44th. Which one of the following amendment to the Constitution of India introduce the concept of constitution body? ये इसका आंसर जो है आपका ए है। अगेन इसके ऊपर भी डाउट है लोगों को, लेकिन इसका आंसर जो है ए है, जो काफी लोग बता रहे हैं। द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वाज सेट अप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन, तो इसके अंदर जो है आपका आंसर है जनवरी 1992। 46, in the context of the Constitution of India, double jeopardy means a person cannot be tried twice for the same offense। यही है इसका आंसर। Question number 47, the procedure for the amendment of the Constitution of India in detail in which part of the Constitution of India? अब देखिए जनरली वो आर्टिकल पूछता है, यहाँ पे उसने आर्टिकल नहीं पूछा, यहाँ पे आपको क्या पूछा उसने, कौन से पार्ट में है। आर्टिकल तो आपको मालूम है 368 ही है इसका, और इसका जो आंसर है वो आंसर है पार्ट 20। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है? हम खुद ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वी आर सोवरेन, सोवरेन पावर ऑफ पीपल, ये डिफाइन कर रहा है इसके अंदर। इन इंडिया द पावर ऑफ लेवी कलेक्ट टैक्सेस इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, दिस डिवीजन प्रोवाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 49 इसका आंसर जो है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 50, विच व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिट्स? आपको मालूम है 5 ही हैं। The distribution of the power between the union and the state in the Constitution of India is based upon the recommendation of which one of the following commission? तो इसका जो आंसर है 51 का आंसर वो बी है। Which one of the following is not a feature of the federal system of the government? Division of power between central state बिल्कुल है, written constitution बिल्कुल है, बाइकामल लेजिस्लेटर ये भी है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं होता। ठीक है, आप देखिए यूएस के अंदर भी डबल सिटीजनशिप का आपका प्रोविजन है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा टोटली जो है वो फेडरल सिस्टम नहीं है। ठीक है, कुछ एक कंसेप्ट इसमें यूनिटरी के भी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 53 के अंदर देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल है। आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट बोलते हैं हम इसको, पार्लियामेंट को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज ऑन डिसमिस ए यूनियन मिनिस्टर फॉर मिसकंडक्ट, अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन चाहिए। तो उसने यही पूछा था आपसे, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो यही आपका नॉट करेक्ट है। तो 53 क्वेश्चंस हो गए। अभी फाइनल 7 क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। विच रिट कैन बी इशूड इन द केस ऑफ इलीगल अरेस्ट? तो ये आपको मालूम है, अब इसको वापस होता है, इसके अंदर जो है आपका जो बेसिक इसका मीनिंग होता है वो प्रोड्यूस द बॉडी, यू नो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो है आपका क्या है, एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट बताना है। एवरी मेंबर, ध्यान रखिए नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एवरी इलेक्टेड मेंबर, ये करेक्ट है।
ठीक है, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया आपका? ए हो गया। 56, in the context of the constitution of India, what is the significance of the writ of mandamus? तो mandamus आपको मालूम है कि mandamus कौन सी writ होती है? In order, it order a public official to perform his or her duty correctly। जो 5 रिट्स है ना, उसको जरूर पढ़ लिया करो कि किस किस चीज के लिए कौन कौन सी रिट है। नो फंडामेंटल राइट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट अ कोर्ट। कोर्ट के अगेंस्ट देखिए, जो भी कोर्ट के सब्सटेंटिव फंक्शंस हैं, जजमेंट देना, वो करना, उसके अगेंस्ट में कोई फंडामेंटल राइट जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, बाकी अगर वो दूसरे करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी तीनों देखोगे ना, वो कहीं भी जो है इसके अंदर से फिट बैठते नहीं। इसलिए द कोर्ट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन एनी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी। तो किसके लिए वो नहीं है? इसके लिए आपको शेड्यूल 7 देखना पड़ेगा। शेड्यूल 7 के अंदर आपकी जो है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है। तो उसमें अगर आप चेक करोगे तो जो आपका फिशरीज है, फिशरीज आपका स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट लिस्ट में है तो बना नहीं सकते कोई उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इन इंडिया। अब देखिए, वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अथॉरिटी है, उसमें कहीं भी डॉक्ट्रिन प्लेजर की बात है ही नहीं। डॉक्ट्रिन प्लेजर है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 310 में लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, गवर्नर ऑफ स्टेट के मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर चलती है, बिकॉज गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मालूम है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 30 के अंडर में। अभी उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उसको एक लीगल राइट बनाया गया, और लीगल राइट बनाया गया, वो बनाया गया आर्टिकल 300 ए के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी। तो ये आपका पहला पार्ट था, जहां पे हमने डिस्कस किया आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है, वैसे मैंने कोशिश, अगेन मैं बता रहा हूँ, हमेशा यही करता हूँ कि करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर आंसर में, बिकॉज इसके अंदर 2-3 आंसर्स ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि ये गड़बड़ क्वेश्चन है, तो मैंने उससे दूसरों से पूछ के उसका आंसर आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उसका आंसर कुछ अलग है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्लीज प्रोवाइड मी, और एटलीस्ट उसका जो है ओएम नंबर वगैरह कुछ वो मुझे प्रोवाइड कर देना, सो दैट अगले वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर सकूं। सो ये आपका आपका आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।